हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरवीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम आज की जो हमारी क्लास होगी ये होगी वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद पे। क्या होता है केचुआ खाद, क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। केचुआ खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट। केचुआ खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, तो पहले शुरू करते हैं, देखते हैं। वर्मी कंपोस्ट या वर्मी कल्चर या केचुआ पालन, जो केचुआ खाद इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट या फिर केचुआ पालन भी इसे कहा जाता है। ये कैसे शुरू किया जाता है या कैसे बनाया जाता है, तो गोबर, सूखे एवं हरे पत्ते, गोबर हो गया, सूखी हरी पत्तियां हो गई, घास फूस हो गए, धान के पुआल हो गए, और खेतों में जो अवशेष होते हैं फसल काटने के बाद जो अवशेष होते हैं वो डेयरी हो गया, डेयरी से प्राप्त कुकुट और शहर के जो कूड़े करकट हैं उनके इत्यादि को जो केचुए होते हैं खाकर जो उनसे मल परित्याग करते हैं, उनके मल से तैयार होती है वर्मी खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट या फिर वर्मी कल्चर। यह केचुओं के अंडे व माइक्रोफ्लोरा का मिश्रण होता है। ये जो वर्मी कंपोस्ट या वर्मी कल्चर होता है, ये क्या होता है, केचुओं के अंडे या फिर माइक्रोफ्लोरा का मिश्रण होता है। केचुए जो है भूमि में सक्रिय होते हैं। कहाँ पे? केचुए भूमि में सक्रिय रहते हैं। केचुओं के अवशेष, मल, उनके काकून और सभी प्रकार के लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु, मुख्य व सूक्ष्म पोषक तत्व और अपचित जैविक पदार्थों का केचुए का मिश्रण वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट पहले तो बात करेंगे। वर्मी कंपोस्ट जैसे फसल के अवशेष हो गए, कूड़ा करकट हो गया, गोबर हो गया, इन सब चीज़ों का जो है एक मिश्रण होता है और इसमें केचुओं को डालते हैं। तो केचुए इसे खाकर मल परित्याग करते हैं। उसके बाद जो खाद प्राप्त होती है वही होती है वर्मी कंपोस्ट या फिर इस प्रक्रिया को केचुआ पालन या वर्मी कल्चर भी कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट की रासायनिक संरचना, केमिकल कंपोजिशन ऑफ वर्मी कंपोस्ट। ये केमिकल कंपोजिशन ऑफ वर्मी कंपोस्ट क्या है, तो वर्मी कंपोस्ट का रासायनिक संगठन जो होता है ये मुख्य रूप से उपयोग में लाए गए वाले अपशिष्ट पदार्थों के प्रकार और उनके स्रोतों के निर्माण तथा तरीकों पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? देखो, हम बात कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट की रासायनिक संरचना के बारे में या केमिकल कंपोजिशन ऑफ वर्मी कंपोस्ट के बारे में। तो वर्मी कंपोस्ट का रासायनिक संगठन मुख्य रूप से उसमें उपयोग किए गए अपशिष्ट पदार्थ तथा पदार्थों के प्रकार और उनके स्रोत तथा निर्माण के तरीके, किस तरह से उनका निर्माण करते हैं, इन सब पे निर्भर करता है। इसमें पौधों के लिए आवश्यक लगभग सभी पोषक तत्व तथा संतुलित मात्रा में तथा सुलभ अवस्था में मौजूद होते हैं। ये वर्मी कंपोस्ट या वर्मी खाद या केचुआ खाद जो होती है, इसमें कह लो तो जो पौधे हैं, पौधों की आवश्यकता, पौधों को वृद्धि एवं बढ़ावा के लिए जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है लगभग वो सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। किसमें? वर्मी कंपोस्ट में। वर्मी कंपोस्ट में गोबर के खाद यानी FYM, फार्म यार्ड मैन्यूर, इसको बोलते हैं फार्म यार्ड मैन्यूर, की अपेक्षा 5 गुना ज़्यादा नाइट्रोजन। कितना? ये जो गोबर होता है या FYM फार्म यार्ड मैन्यूर होता है, उससे 5 गुना ज़्यादा नाइट्रोजन और 8 गुना ज़्यादा फास्फोरस तथा 11 गुना ज़्यादा पोटास और 3 गुना ज़्यादा मैग्नीशियम और अनेक सूक्ष्म पोषक तत्व जो है संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। क्या होता है? पाए जाते हैं। किससे? जैसे कि फार्म यार्ड मैन्यूर की बात करें तो उससे जो है, अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो है उसकी फार्म यार्ड मैन्यूर की अपेक्षा में नाइट्रोजन 5 गुना ज़्यादा पाया जाता है। किसमें? वर्मी कंपोस्ट में या वर्मी कल्चर या वर्मी कंपोस्ट खाद में पाया जाता है। कृषि के लिए टिकाऊपन में केचुओं का योगदान। अब कृषि में क्या रोल है? रोल ऑफ अर्थवर्म इन द एग्रीकल्चर। ये केचुओं का क्या रोल है एग्रीकल्चर में, कृषि में केचुओं का क्या रोल है? वैसे जैसा कि हम जानते हैं केचुओं को किसान मित्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केचुओं को किसान मित्र भी कहा जाता है। ये केचुआ खाद जो होती है ये भूमि की
भौतिक संरचना तथा उसकी गुणवत्ता में सुधार लाती है। और जो हमारे पौधे होते हैं, पौधों की वृद्धि एवं बढ़ावर के लिए जितने भी आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वो सारे पोषक तत्व लगभग वर्मी कंपोस्ट में पाए जाते हैं। और ये वर्मी कंपोस्ट जो होता है, ये बिल्कुल रसायन मुक्त होता है। ये हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है और हमारी फसलों के लिए तथा फसलों से प्राप्त उपज या अनाज जो मिलते हैं उसके लिए भी अच्छा होता है। और हमारे स्वास्थ्य के लिए जो अनाज प्राप्त होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। और वर्मी कल्चर में हम अपशिष्ट पदार्थ और पेड़ पौधे से प्राप्त पत्तियां, गोबर और कूड़ा करकट, इन सब चीज़ों से बनाते हैं। तो एक तरह से ये सफाई में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। आगे बात करेंगे हम रोल ऑफ अर्थवर्म इन एग्रीकल्चर। तो भूमि की भौतिक गुणवत्ता में सुधार, इम्प्रूव इन द फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉयल, कृषि के टिकाऊपन में, या फिर रोल ऑफ अर्थवर्म इन एग्रीकल्चर, केचुओं का कृषि में क्या योगदान है। हम सीधी बात करेंगे तो केचुओं का कृषि में क्या योगदान है। तो भूमि की भौतिक गुणवत्ता में सुधार, केचुओं के द्वारा भूमि की भौतिक गुणवत्ता में सुधार, इम्प्रूव इन द फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉयल, केचुए भूमि में उपलब्ध फसल अवशेष को भूमि के अंदर तक ले जाते हैं और सुरंग में इन अवशेषों को खाकर खाद के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जैसा कि जो केचुए होते हैं, जैसे कि हमने कोई फसल ली, फसल काटने के बाद जो फसल के अवशेष बचे रहते हैं हमारे खेत में, उसको क्या करते हैं केचुए, ये ज़मीन के नीचे ले जाते हैं और उसको खा के फिर उसकी संरचना परिवर्तित कर देते हैं, उसे खाद में परिवर्तित कर देते हैं तथा अपनी विष्ट रात के समय में भू सतह पर छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, रात के समय में वो मल परित्याग करते हैं। ये जो अवशेष होते हैं इनको खा के मल परित्याग करते हैं, तो वही होता है वर्मी कंपोस्ट, जिससे मिट्टी की वायु संरचना क्षमता बढ़ जाती है। क्या होता है, जब ये उन अवशेषों को खाते हैं और खाने के बाद भूमि की सतह पे छोड़ देते हैं तो वो किस प्रकार से लाभदायक होता है, हम इस पे चर्चा करते हैं। तो ये जो मिट्टी में क्या होता है, मिट्टी की वायु संरचना, वायु संचार की क्षमता बढ़ जाती है। और एक विशेषता के अनुसार केचुए 2 से 250 टन मिट्टी प्रतिवर्ष उलट पुलट कर देते हैं। क्या करते हैं केचुए, एक विशेषज्ञ के अनुसार बताया गया कि ये जो केचुए होते हैं ये एक साल में लगभग 2 से 250 टन, कितना, 2 से 250 टन प्रतिवर्ष मिट्टी को उलट पुलट कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि की 1 से 5 mm सतह प्रतिवर्ष बढ़ जाती है। क्या होता है, जैसे कि ये भूमि की सतह हो गई, तो अगर ये केचुए इस तरह से भूमि की सतह में परिवर्तन मूव करेंगे या परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा, उस अवस्था में एक वर्ष में जो हमारी भूमि की सतह है, मानते हैं हम ये भूमि की सतह है, तो जो इसकी ऊपरी सतह है इसमें लगभग 1 से 5 सेंटीमीटर तक, कितना, 1 से 5 सेंटीमीटर तक प्रतिवर्ष सतह बढ़ जाती है। क्या होता है, सतह 1 से 5 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। भूमि की अब बात करेंगे कि क्या रोल है, हम इस पे बात कर रहे थे। तो भूमि की रासायनिक गुणवत्ता एवं उर्वरता में सुधार, इंप्रूव इन केमिकल कंडीशन एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल, भूमि की रासायनिक गुणवत्ता एवं उर्वरता में सुधार कैसे होता है। पौधों को अपनी बढ़ावर के लिए पोषक तत्व भूमि से प्राप्त होते हैं। कोई भी पौधा है वो अपनी वृद्धि एवं बढ़ावर के लिए पोषक तत्वों को प्राप्त करता है, कहाँ से, भूमि से प्राप्त करता है, मिट्टी से प्राप्त करता है। तथा पोषक तत्व उपलब्ध कराने की भूमि की क्षमता को मृदा उर्वरता कहते हैं। क्या कहते हैं, पौधों को अपनी बढ़ावर के लिए पोषक तत्व भूमि से प्राप्त होते हैं। पौधों को अपनी वृद्धि एवं बढ़ावर के लिए जो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, भूमि से प्राप्त होते हैं। तथा पोषक तत्व की उपलब्ध कराने की जो भूमि की क्षमता को क्या कहते हैं, मृदा उर्वरता कहते हैं। जो मिट्टी की क्षमता होती है जिसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उर्वरता कहते हैं, मृदा उर्वरता कहते हैं। क्या कहते हैं, मृदा उर्वरता। एक बार हम इसको फिर से समझते हैं। पोषक तत्व उपलब्ध कराने की भूमि की क्षमता को मृदा उर्वरता कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषक तत्व को उपलब्ध कराने की क्षमता को मृदा की उर्वरता कहते हैं। आगे हम बात करेंगे भूमि, अगला पॉइंट जो हमारा है, भूमि की जैविक गुणवत्ता में सुधार, इंप्रूव इन द बायोलॉजिकल कंडीशन ऑफ सॉयल, भूमि की जैविक गुणवत्ता में सुधार। अब ये वर्मी कंपोस्ट के द्वारा भूमि की जैविक गुणवत्ता में कैसे सुधार होता है, हम इस पे चर्चा करेंगे। तो भूमि में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ
भूमि में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव तथा केचुओं की संख्या एवं मात्रा भूमि की उर्वरता के सूचक होते हैं। क्या होते हैं, एक बार फिर से देखेंगे इसको। भूमि में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ, भूमि में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव तथा केचुओं की संख्या एवं मात्रा भूमि की उर्वरता के सूचक हैं। क्या है, भूमि की उर्वरता के सूचक हैं। केचुओं का जीवन चक्र एवं जीवन से संबंधित जानकारियां, केचुओं का जीवन चक्र क्या होता है और उनसे संबंधित कुछ जानकारियां हम बात करेंगे उनके बारे में। तो केचुए द्विलिंगी होते हैं। क्या होते हैं, ये बाइसेक्सुअल होते हैं। क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं केचुए। और इसे क्या कहते हैं, हेमाफोर्डेटेड होते हैं तथा एक ही शरीर में नर तथा मादा दोनों फीमेल जननांग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं, केचुए जो होते हैं, केचुआ, इसमें मान लीजिए ये हम मान लेते हैं ये केचुआ है, तो इसमें क्या होता है, एक ही केचुए में नर और मादा दोनों ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। क्या होता है, नर, ये फीमेल, मेल और फीमेल दोनों जननांग या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं एक ही केचुए में। केचुए लगभग 30 से 45 दिन में वयस्क हो जाते हैं। क्या होते हैं, 30 से 45 दिन में ये एडल्ट हो जाते हैं। केचुए कितने दिन में, केचुए पैदा होने के 30 से 45 दिन में केचुए वयस्क हो जाते हैं और प्रजनन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, प्रजनन करने लगते हैं। आगे बात करेंगे, केचुओं में देखने तथा सुनने की कोई भी अंग नहीं होते। ये जो केचुए होते हैं, इनको देखने तथा सुनने के लिए इनके शरीर में कोई भी अंग नहीं होता, लेकिन ये ध्वनि एवं प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। किसके प्रति, इनमें न तो देखने और न सुनने की कोई अंग नहीं होता है, लेकिन ये ध्वनि एवं प्रकाश के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं और इनका शीघ्रता से एहसास भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, देखिए इनमें केचुओं में जो होता है, देखने और सुनने का कोई अंग नहीं होता, लेकिन क्या, ध्वनि एवं प्रकाश, क्या क्या, ध्वनि एवं प्रकाश, देखने और सुनने की क्षमता नहीं होती, लेकिन ध्वनि एवं प्रकाश के प्रति ये क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। ध्वनि एवं उसके प्रति संवेदनशील, प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये आसानी से पता लगा लेते हैं, इनको पता चल जाता है। केचुआ प्रतिदिन अपने भार का लगभग 5 गुना कचरा खाता है। कितना, अगर मान ले हम मोटा मोटा कि केचुआ का जो वजन होता है, अगर हम मानते हैं कि 1 ग्राम, मान लेते हैं कि 1 ग्राम अगर केचुआ का वजन है, तो वो एक दिन में लगभग 5 गुना अपने भार का, वो उसका वजन जितना होगा वो उसके 5 गुना कचरा खाता है एक दिन में। कितना, एक दिन में लगभग 1 किलो केचुए जो है, 1 किलो में केचुओं की संख्या 1000 होगी। कितना, अगर 1 किलो केचुओं को हम तराजू पे लेके उसका माप करेंगे तो लगभग 1000 संख्या होगी, और ये 4 से 5 किलोग्राम कचरा प्रतिदिन खा सकते हैं। अगर 1 किलो केचुओं को हम लेंगे तो 24 घंटे में ये एक दिन में लगभग 4 से 5 किलोग्राम कचरा खा के उसको वर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित कर सकते हैं। केचुओं के शरीर में 85% पानी होता है। क्या होता है, केचुआ जो होते हैं, इनके शरीर में लगभग 85% तक पानी पाया जाता है, एवं यह शरीर के द्वारा श्वसन एवं उत्सर्जन का भी पूरा कार्य करते हैं। इनके शरीर में 85% पानी भी पाया जाता है और यह शरीर के ही द्वारा श्वसन एवं उत्सर्जन का कार्य पूरा करते हैं। कार्बनिक पदार्थ को खाने वाले केचुओं का रंग मसल होता है, जबकि मिट्टी खाने वाले केचुए रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं, जो मिट्टी खाते हैं उन केचुओं का वो रंगहीन होते हैं, और जो कार्बनिक पदार्थ खाते हैं उनका मसल होता है। एक केचुए एक वर्ष में अनुकूल परिस्थितियों में 5000 से 7000 तक केचुए प्रजनित करते हैं। जैसे कि एक केचुआ जो है एक वर्ष में लगभग 5000 से 7000, कितना, 5K से 7K, 5000 से 7000 तक केचुओं को प्रजनित कर सकता है। केचुओं का भूरा रंग एक विशेष पिगमेंट पोरफायरिन के कारण होता है। कि अगर पूछा जाए कि केचुओं का रंग भूरा क्यों होता है, तो इसका एक विशेष पिगमेंट होता है जिसे पोरफायरिन कहते हैं। क्या कहते हैं, पोरफायरिन के कारण होता है केचुओं का रंग भूरा। वहीं आगे हम बात करेंगे केचुओं का वर्गीकरण की केचुए जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थवर्म, केचुओं का वर्गीकरण। अब अलग अलग तरीकों से
वैसे तो केचुओं का प्रकृति के आधार पर केचुए दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम उन पे बात करेंगे। भोजन की प्रकृति के आधार पे बात करें तो केचुए दो प्रकार के होते हैं। कितने? भोजन की प्रकृति के आधार पे केचुए दो प्रकार के होते हैं। पहला, कार्बनिक पदार्थ खाने वाले केचुए। क्या? कार्बनिक पदार्थ खाने वाले केचुए। इस वर्ग के केचुए जो है केवल सड़े गले कार्बनिक पदार्थ को खाना पसंद करते हैं। क्या करते हैं? कार्बनिक पदार्थ को खाने वाले केचुए। इस वर्ग में जो केचुए आते हैं वो सिर्फ क्या करते हैं? सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को ही खाते हैं। इन्हें खाद बनाने वाले केचुए कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद बनाने। अगर पूछा जाए खाद बनाने वाले केचुए किसे कहते हैं, तो देखा जाए तो वे केचुए जो कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं। क्या? वे केचुए जो कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं या खाना पसंद करते हैं, उन्हें कहते हैं केचुआ खाद बनाने। ये इन्हें जो है खाद बनाने वाले केचुए कहते हैं। इसी वर्ग के केचुए वर्मी कंपोस्ट बनाने के काम में लाए जाते हैं। ये जो कार्बनिक पदार्थ को खाने वाले केचुए होते हैं, इन्हीं केचुओं का यूज कंपोस्ट खाद बनाने में किया जाता है। और इस वर्ग में मुख्य रूप से क्या है? आइसिनिया फोटिडा एवं यूड्रिलस यूजेनिन प्रजातियां मुख्य हैं। इनमें दो प्रजातियां होती हैं। क्या है? एक आइसिनिया फोटिडिया और यूडिलस यूजेनी, ये मुख्य होती हैं। और एक होता है जो अगला है मिट्टी खाने वाले। क्या है? मिट्टी खाने वाले। इस वर्ग के केचुए मुख्यतः मिट्टी को खाते हैं। क्या करते हैं? मिट्टी को खाते हैं। इन केचुओं को हलवाहा केचुआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाऊमैन या फिर हलवाहा केचुआ भी कहते हैं मिट्टी खाने वाले केचुओं को। इस वर्ग के केचुए अधिकांश मिट्टी में गहराई में सुरंग बनाकर रहते हैं। क्या करते हैं? ये जो केचुए होते हैं जिन्हें हलवाहा या प्लाऊमैन भी कहते हैं, मिट्टी खाने वाले केचुए होते हैं, मिट्टी के अंदर गहराई में सुरंग बनाकर रहते हैं। वर्मी कंपोस्ट में ये जो है वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होते, क्योंकि ये कार्बनिक पदार्थों को नहीं खाते हैं। ये कार्बनिक पदार्थों को नहीं खाते हैं। ये मिट्टी के अंदर मिट्टी को खाते हैं और मिट्टी के अंदर ही रहते हैं। परिस्थितियां व्यूह रचना यानी मिट्टी में रहने की प्रवृत्ति के आधार पर केचुओं को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? केचुओं को तीन वर्गों में बांटा गया। कौन कौन से हैं? इपेजेइक। अब इपिजेइक वर्ग का ये जो तीन वर्गों में बांटा गया है, पहला इपेजेइक। अब इस वर्ग में आने वाले केचुओं की क्या कार्यशैली है या क्या होते हैं? तो इस वर्ग में आने वाले केचुए जो है प्रायः भूमि की ऊपरी सतह पर रहते हैं। क्या? एपिजेइक वर्ग के जो केचुए होते हैं ये भूमि की ऊपरी सतह पर रहते हैं और ये भूमि की सतह पर पड़े क्या भूमि के ऊपरी सतह पर रहते हैं और ऊपरी सतह पर पड़े हुए कूड़े करकट आदि को क्या करते हैं? सड़ते हुए ढेरों में रहकर कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं। ये एपिजेइक केचुए जो होते हैं केचुए ये भूमि की ऊपरी सतह पर रहते हैं और ऊपरी सतह पर जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन्हें खा के उन्हें कार्बनिक पदार्थों में क्या करते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। इन्हें वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उपयुक्त माना गया। किसे? इपिजेइक वर्ग के जो केचुए होते हैं इन्हें वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए भी उपयुक्त माना गया। और इस वर्ग में मुख्यतः आइसिनिया फोटिडा एवं यूड्रिलस यूजेनी प्रजातियां आती हैं इपिजेइक वर्ग में। अब आ गया एंडोजेइक। इस वर्ग के केचुए एंडोजेइक, इस वर्ग के केचुए भूमि की निचली परतों में रहना पसंद करते हैं। क्या करते हैं? ये जो एंडोजेइक वर्ग के केचुए होते हैं ये भूमि की निचली परत में, भूमि के नीचे वाली परत में, नीचे वाले हिस्से में रहना पसंद करते हैं और भोजन के रूप में मिट्टी को खाना पसंद करते हैं। ये एंडोजेइक, देखिए एपिजेइक की बात करी तो इस वर्ग के जो केचुए होते हैं वो भूमि की ऊपरी सतह पर रहते हैं और ऊपरी सतह पर जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं सड़े गले उनको खा के उनको वर्मी कंपोस्ट में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं या परिवर्तित करते हैं। अब एंडोजेइक वर्ग के जो केचुए होते हैं ये भूमि की निचली सतह में रहते हैं यानी भूमि के अंदर रहते हैं और ये मिट्टी को खाना पसंद करते हैं। ये प्रकाश के संपर्क में नहीं आते। क्या? ये भूमि की ऊपरी सतह पे नहीं आते या सीधा सूर्य के प्रकाश में नहीं आते, प्रकाश के संपर्क में नहीं आते। इस वर्ग के केचुए आकार में मोटे एवं रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं? ये देखने में मोटे और रंगहीन होते हैं। ये वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होते, किंतु भूमि में वायु संचार तथा कार्बनिक पदार्थों के वितरण एवं जुताई का कार्य करने में सक्षम होते हैं। क्या होते हैं? ये जो एंडोजेइक वर्ग के केचुए होते हैं ये कार्बनिक पदार्थ बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होते या उपयोग नहीं किए जाते हैं, लेकिन इनकी भी एक अपनी प्रक्रिया है कि ये भूमि के अंदर रह के भूमि की वायु संरचना को तथा कार्बनिक पदार्थ के वितरण को तथा जुताई के कार्य में करने में सक्षम होते हैं। इन्हें खेती का केचुआ कहते हैं या किसान मित्र कहते हैं या फिर हलवाहे के रूप में भी जाना जाता है।
इस वर्ग के केचुओं का जीवन काल एवं प्रजनन दर, जो इस वर्ग के एंडोजेइक वर्ग के केचुए होते हैं, इनका प्रजनन काल एवं जीवन दर जो होता है, जीवन काल एवं प्रजनन दर जो होता है, ये बहुत कम होता है। इस वर्ग में मेटाफायर, प्रोस्टिमा व एक्टोकिनोथार्नोनिस प्रजातियां प्रमुख हैं। क्या हैं? इनमें 2 प्रजातियां होती हैं जो प्रमुख हैं। आगे हम बात करेंगे एनेसेनिक, जो तीसरे वर्ग एनेसेनिक वर्ग में इस वर्ग के केचुए जो होते हैं भूमि के ऊपर से नीचे की ओर सुरंग बनाकर रहते हैं। क्या करते हैं? भूमि के ऊपर से नीचे की ओर सुरंग बना के रहते हैं और इन्हें डीप बोरर भी कहते हैं। क्या? डीप बोरो एवं किसान मित्र कहा जाता है। भोजन के लिए ये भूमि सतह पर आते हैं और भोजन को अपने साथ सुरंग में ले जाकर उसको खाते हैं, भक्षण करते हैं। एनेसेनिक वर्ग के जो केचुए होते हैं ये भूमि की ऊपर से नीचे की ओर सुरंग बना के रहते हैं और ये भूमि की ऊपरी सतह पे तब आते हैं जब इन्हें भोजन की आवश्यकता होती है और ये फिर ऊपरी सतह पे आते हैं और भोजन को लेके फिर अपनी सुरंग में चले जाते हैं और सुरंग में ही अपने भोजन को खाते हैं, भक्षण करते हैं। ये सुरंग में अपिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं और इस वर्ग में लेम्पोमोरिट नामक प्रजातियां प्रमुख हैं। क्या? लेम्पोमोरिट नाम की जो प्रजातियां होती हैं ये प्रमुख होती हैं। केचुओं की कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां तथा उनकी विशेषताएं। भारतीय उपमहाद्वीप में केचुआ खाद्य बनाने के लिए केचुओं की कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां पाई जाती हैं। क्या है? कुछ केचुओं की महत्वपूर्ण प्रजातियां पाई गई हैं। कौन कौन सी हैं? आइसिना फोटिंडा की बात करें, पहली प्रजाति जो है ये वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जो भारतीय महाद्वीप में पाई गई है उनकी बात कर रहे हैं। आइसिना फोटिंडा प्रजाति के केचुओं का केचुआ खाद्य बनाने में बृहद रूप में उपयोग हो रहा है। ये जो आइसिना फोटिंडा प्रजाति है केचुए की, इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जा रहा है किसमें? केचुआ खाद्य बनाने में। इस प्रजाति का आइसिना फोटिंडा का उपयोग सबसे ज़्यादा खाद्य बनाने में किया जा रहा है। अगली प्रजाति कौन सी है हम उस पर चर्चा करेंगे। जो आइसिना फोटिंडा, इन्हें जो है इनके रूप और रंग के आधार पर लाल केचुआ, गुलाबी, बैगनी, टाइगर वार्म तथा बैंडिंग वार्म के नाम से भी जाना जाता है। यह केचुए 3.5 से 13 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं और इनका व्यास लगभग 3 से 5 mm तक होता है। आइसिना फोटिंडा जो अभी बात कर रहे हैं, इनका उपयोग सबसे ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट बनाने में उपयोग किया जाता है। अगर इनकी लंबाई की बात करें तो ये देखने इनकी लंबाई 3.5 से 13 सेंटीमीटर होती है और इनके व्यास की बात करें तो व्यास जो है 3 से लगभग 5 सेंटीमीटर होता है। एक वयस्क केचुआ औसतन तीसरे दिन एक कोकून बनाता है तथा प्रत्येक कोकून से हैचिंग के बाद 23 दिन में 1 से 3 केचुए उत्पन्न होते हैं। क्या होता है? एक जो केचुआ बड़ा हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो वो क्या करते हैं? लगभग हर तीसरे दिन एक कोकून बनाता है और कोकून में प्रत्येक कोकून से हैचिंग के बाद जो है लगभग 23 दिन में लगभग 23 दिन में उनमें 1 से 3 केचुए उत्पन्न होते हैं। लगभग 1 से 3 बच्चे उनके उत्पन्न होते हैं। अब बात करेंगे अगला जो है आइसिनिया एंड्रेइड। यह केचुआ समान रूप से लाल रंग का होता है। क्या होता है? इस प्रजाति के जो केचुए होते हैं ये समान रूप से लाल रंग के होते हैं और इसे जो आइसिना फोटिंडा से अलग पहचान करने में सहायता मिलती है। ये जो है इनका रंग लाल होता है, इसलिए आइसिना फोटिंडा से आइसिना एंड्रेई का पहचान करने में सहायक होता है इनका कलर। शेष गुण आइसिना फोटिंडा की तरह ही होते हैं। जैसा कि हमने पहले बात करी आइसिना फोटिंडा की, तो लगभग इनके कलर जो है, इनका रंग जो है लाल होता है, थोड़ा सा आइसिना फोटिंडा से अलग होता है। बाकी इनमें जो इनके सारे जो गुण होते हैं वो आइसिना फोटिंडा से मिलते जुलते होते हैं। अगला बात करेंगे पेरियोनिक्स एक्सकवेटस। ये विश्व के अनेक भागों में इनका उपयोग केचुआ खाद्य बनाने के लिए किया जाता है। क्या विश्व में अनेक भागों में केचुआ खाद्य बनाने के लिए किया जाता है। इनके शरीर का ऊपरी भाग जो होता है गहरे बैगनी से लालिमा भूरा और
प्रतिपिष्ट यानी पिछले भाग की बात करें या निचले भाग की बात करें तो पीला रंग का होता है। केचुए की लंबाई लगभग 2.3 से लगभग 12 सेंटीमीटर तक होती है। कितना? 2.3 से लगभग 12 सेंटीमीटर तक होती है। व्यास की बात करें तो इनका व्यास जो है लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। इनके जीवन काल लगभग 46 दिन तथा वृद्धि दर जो है 3.5 मिलीग्राम प्रतिदिन होती है। इनका जीवन काल लगभग 46 दिन होता है और वृद्धि दर की बात करें तो 3.5 मिलीग्राम प्रतिदिन होता है। इनके शरीर का अधिकतर भाग लगभग 600 मिलीग्राम होता है। क्या होता है? इनका जो शरीर का वजन होता है या जो ये वजन होता है इनका, ये लगभग 600 मिलीग्राम होता है। यूड्रिलस यूजेनिन, इसे ये जो प्रजाति है इसे रात्रि में रेंगने वाले केचुए के नाम से भी जाना जाता है। किसे? यूड्रिलस यूजेनिन जो है इसे रात्रि में रेंगने वाले केचुओं के नाम से जाना जाता है। यह केचुआ खाद बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले केचुओं में से सबसे तेजी से वृद्धि करने वाले हैं तथा केचुआ खाद बनाने में आइसिना फोर्टिडा के बाद सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। देखिए, वर्मी कंपोस्ट की बात करें या केचुआ खाद बनाने के लिए सबसे ज़्यादा आइसिना फोर्टिडा का उपयोग किया जाता है इस प्रजाति के केचुओं को। उसके बाद यूड्रिलस यूजेनिन का प्रयोग किया जाता है दूसरे नंबर पे। इसका प्रयोग मुख्यतः जो है दक्षिण भारत के क्षेत्रों में केचुआ खाद बनाने के लिए सर्वाधिक किया जा रहा है। कि कहाँ किया जा रहा है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक केचुआ खाद बनाने के लिए किया जा रहा है। इसकी लंबाई लगभग 2.3 से 14 सेंटीमीटर तथा व्यास 5 से 8 मिलीमीटर तक होता है। इस केचुओं के जीवन काल की बात करें तो ये लगभग 1 से 3 साल तक जीवित रहते हैं। कितना? लगभग इनका जो जीवन काल होता है वो 1 से 3 साल तक होता है। ये केचुए ये जो केचुए होते हैं इनके प्रति कोकून की बात करें तो इनके प्रति कोकून में लगभग 1 से 5 केचुए निकलते हैं। ये कोकून का होता है। ये केचुए जो प्रजनित होते हैं वही कोकून होता है, उसमें 1 से 5 केचुए निकलते हैं। लेम्फोटोमोरिट, इस केचुए का शरीर जो है गहरे पीले रंग का तथा शरीर का अग्रभाग लगभग बैगनी रंग से युक्त होता है। इनकी लंबाई की बात करें तो इनकी लंबाई जो है 8 से 21 सेंटीमीटर, कितना? 8 से 21 सेंटीमीटर तथा व्यास जो है 3 से 5 mm तक होता है। तो आज हमने थोड़ी सी जानकारी ली वर्मी कंपोस्ट के बारे में और जो केचुए हैं, केचुओं की प्रजातियों के बारे में। अब आगे की जो जानकारी होगी या फिर हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, अगला जो टॉपिक होगा केचुआ खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट को कैसे बनाते हैं, क्या क्या प्रोसेस है और क्या किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।